Brought to you by Techno Camon 30 series. अब ये भी करना है। ध्रुव राठी इस बात को लेकर खुश हो जाएंगे बहुत। गांव देहात में काफी उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं। क्या गांव देहात में ध्रुव राठी देखे जा रहे हैं? देखे जा रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जरूर चर्चा ये ये बहुत जहाँ पर जैसा आपको लग रहा है कि जहाँ पर भाजपा ज्यादा प्रबल लग रही है आपको, वहाँ साइलेंट वोटर्स ऐसे हैं कि उनके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं। जब अखिलेश यादव का नाम ऐलान हुआ उसके बाद से वहाँ पर एक तरफा जो है अखिलेश का लहर कह सकते हैं कि वहां देखने को मिल रही थी कन्नौज की। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा का वोट जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा था और वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, वो भाजपा की तरफ नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज ने पहले ही इस चीज को भांप लिया था और जिस प्रकार से उन्होंने राजा भैया के घर पे जाके मुलाकात की, जो मुझे लगा, जो मैंने वहाँ ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, तो साफ तौर पर देखने को मिला कि इंद्रजीत सरोज का मुकदमा वापस लेना और उनसे जो है बातचीत करना बहुत अच्छे से, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजा भैया को इफेक्ट किया। वोट इस बार बहुत एकजुट है। आपको क्या उसमें दरार दिख रही है? मुझे इसमें दरार बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं यादव अलग दिख रहे हैं? जो पिछली बार 2019 में हुआ कि इस बार वो खिला नहीं होगा, यानी कि यादव एकजुट है। हाँ। लोकसभा का चुनाव, चर्चाएं बहुत तेज हैं। सोशल मीडिया पर दो तरीके की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये कि 300 प्लस आ रही है, एक चर्चा ये कि 200 भी नहीं आ रही है। और सारा गुड़ा गणित जो है वो फंसा हुआ है एक प्रदेश पर, उसका नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां से आती हैं 80 लोकसभा सीटें। कोई कह रहा है कि अंडर करंट है, कोई कह रहा है कि तरंग है, कोई कह रहा है कि लहर चल रही है और कोई कह रहा है कि बहुत ज्यादा विरोध है। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो ज्यादा बेहतर वो व्यक्ति दे सकता है जो जमीन पर उतरा हो और देख कर आया हो। हालांकि जमीन पर उतरने वालों के भी अपने दावे अलग अलग है, लेकिन हमारे अपने दोस्त और यूपी तक के गौरव पांडे जो आपको लगातार नजर आए हैं जमीन पर, कवरेज के लिए गए थे, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक इन्होंने पूरा सफर किया, यानी कि रॉबर्ट्सगंज तक गए, ये देवरिया तक गए, चंदौली तक गए, यानी बिहार बॉर्डर तक गए और यहाँ दिल्ली बॉर्डर से तो उन्होंने शुरुआत की ही थी। तो गौरव, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे जो आपने एक चक्कर लगाया उत्तर प्रदेश का इस चुनाव में, कैसा रहा ये चुनाव, खासकर कि हार जीत के परिप्रेक्ष्य में कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और हम थोड़ा रीजन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम यूपी की। माहौल यहीं से बनना शुरू हुआ, लोग कहने लगे, यहीं से एक विरोध की शुरुआत होनी शुरू हुई। लोग कहे कि यहीं से विरोध शुरू हुआ, खासकर ठाकुर वोटों की नाराजगी खूब रही। अगर आप समझ पा रहे हो किस तरीके से तमाम चौपालें हुई और ये कसमें दिलाई गई कि बीजेपी को वोट नहीं करेगा ठाकुर, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला ने एक तरीके से गुजरात में जो बयान दिया उसका एक लब्बो लुआब, उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड ऑन करके एक माहौल सा बनाया गया। पश्चिम यूपी में आपने कितना देखा है ठाकुर नाराजगी का असर? हाँ बिल्कुल रजत, जैसा कि चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि ठाकुरों में, राजपूतों में काफ़ी नाराज़गी है और उसका कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिला जब संगीत सोम और संजीव बालियान वाला प्रकरण हुआ। बयानबाजी दोनों तरफ से। संगीत सोम से बात की? जी, मैंने संगीत सोम से बात की, लेकिन उससे पहले जो है संजीव बालियान ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद थोड़ा चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, क्योंकि गुजरात का भी इन्फ्लुएंस था। लेकिन साथ साथ जब संजीव बालियान का बयान आया उसके बाद से माहौल पश्चिम यूपी में और बढ़ गया और इसकी ज्यादा चर्चा होने लगी और जो है ठाकुर राजपूतों के बीच मीटिंग्स और चौपाल जो है बैठकर होने लगी। ठाकुर 24 में गए, जो एक बेल्ट है ठाकुरों का, खासकर जो कैराना और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सीट को प्रभावित करता है, वहां क्या माहौल था? क्या वहां लोग नाराज थे बीजेपी को और क्या ये नाराजगी वोट में तब्दील होती नजर आ रही? देखिए बिल्कुल नाराजगी बहुत साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। जो बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें भी जो है नाराजगी साफ तौर पे वो जाहिर कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसका असर जो है वोट बैंक पर जरूर पड़ेगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जिस प्रकार से अब भाजपा का एक तरह से 2014-2019 तक का जो लहर जैसा एक सिस्टम था, वो सिस्टम इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जब ये मामला उठा तो विरोध जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा था। अब वोट में तब्दील होने की बात जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका असर तो जरूर पड़ेगा वोट पर। तो कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी 4 जून को। लेकिन अगर हम पश्चिम यूपी की बात कर रहे हैं तो जरूर हम थोड़ा आगे बढ़कर भी बात करेंगे, और वो इलाका है आप कह सकते हैं मैनपुरी और इटावा का, यादव बेल्ट, आलू बेल्ट आप कहेंगे। अब इटावा भी गए, आप कानपुर भी गए। क्या जो बात लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव मुद्दे पर, राम मंदिर पर नहीं है, चुनाव जाति पर है, क्या आपने इटावा में भी महसूस किया, खासकर यादव बेल्ट में महसूस किया? बिल्कुल, देखिए अगर इटावा की बात करें तो क्योंकि इटावा जो उसमें लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, जहां ज्यादा जो है मतलब वोट को प्रभावित कर रहे हो।
इटावा बेल्ट इसलिए भी अलग हो जाती है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की जो जसवंत नगर सीट थी वो चली गई मैनपुरी में। तो लेकिन वो जिला तो है इटावा के अंदर, लेकिन चर्चा थी कि इस बार उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास इफेक्ट पड़ नहीं रहा। यहाँ पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं जातिवाद वाला जो फैक्टर रहता है उत्तर प्रदेश में चुनाव के टाइम पे, वो थोड़ा सा वहाँ पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है लोअर कास्ट और ब्राह्मण जो है वो ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर जो है जो हमें देखने को मिला वो ये था कि काफ़ी पावरफुल वो जो है नेता वहाँ पर हैं भाजपा के, और उनकी जो है चर्चा अब वहाँ पर ज़्यादा तेज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इटावा वाली बेल्ट में भाजपा का थोड़ा सा जो अपर हैंड मतलब अगर मैनपुरी एक तरफा नजर आ रही है तो उसके बगल की सीट इटावा थोड़ी सी अलग नजर। आप ये समझिए कि कितना अंतर है। ऐसा लग रहा है कि 80 लोकसभा सीटों पे अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सीट पे एक अलग समीकरण नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इटावा की बात करते हैं, आप कन्नौज भी गए, अखिलेश यादव का आखिरी समय में उन्होंने पर्चा भरा, आखिरी समय में उन्होंने नामांकन किया, और वो नामांकन भी बड़ा गजब था। कुछ दिनों तक बड़े खुश नजर आए सुब्रत पाठक, फिर उसके बाद जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन वो पाकिस्तान पे आ गए, और फिर अखिलेश यादव तो गए। जब आप तो आपने देखी तस्वीर, जब इलेक्शन के दिन वो खुद चले गए और बोला गया कि माहौल यहाँ से बहुत ऊपर चढ़ गया। कन्नौज में क्या माहौल देखा आप? देखिए, कन्नौज में जब हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो वो आपको याद होगा कि उससे पहले वो मंदिर वाला प्रकरण हो, तमाम चीजें वो मंदिर धो दिया अखिलेश यादव को जाने के बाद। इसके अलावा जो है यज्ञ वाला जो एक सीन था, हाँ, 108 ब्राह्मण यज्ञ कराया, उसके बाद अगले दिन पलट भी गए, भैया ना हम तो वोट नहीं दे रहे। तो ये जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों में भी इस बात को लेकर खुशी थी कि अखिलेश यादव जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक अखिलेश यादव ने ऐलान नहीं किया था उससे पहले तक थोड़ा सा लोगों में मायूसी थी कि भाई अखिलेश यादव ने इस सीट को जो है क्यों नहीं पकड़ा, क्यों छोड़ दिया, तमाम चीज़ें थी, चर्चा बहुत ज़्यादा थी। हालांकि वहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो भी सपा की जो इससे पहले जो अनाउंस किया गया था वो भी ऐसा नहीं था कि कमज़ोर थे, लेकिन जब अखिलेश यादव का नाम ऐलान हुआ उसके बाद से वहाँ पर एक तरफा जो है अखिलेश का लहर कह सकते हैं कि वहां देखने को मिल रही थी कन्नौज। मतलब एक लहर, छोटी तरंग आप मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या दलित वोट, खासकर जहाँ पे समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता लड़ रहे हैं, वो बसपा को न जाकर समाजवादी पार्टी को जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक फैक्ट ये भी है कि कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहां पर बसपा का वोट सिर्फ बसपा को है, लेकिन कुछ कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा का वोट जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा था, और वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, वो भाजपा की तरफ नहीं जा रहा था, वो समाजवादी पार्टी की ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बहुत सारे आकलन इस बात पर किए जा रहे हैं कि क्या बसपा का वोट जो शिफ्ट हो रहा है वो बीजेपी की तरफ होगा या सपा उसको तोड़। अच्छा, एक और बड़ी चर्चा रही, चूंकि आप अयोध्या भी गए थे, और जो पासवान वोट है जिसको पासी वोट भी कहते हैं, हालांकि पासवान उचित शब्द है, जहां पर पासवान हैं, पासवान समुदाय के लोग हैं, वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी के साथ भी नजर आए हैं? देखिए, आपने जैसा कि मुझे अयोध्या की आपने बात की, फैजाबाद जो लोकसभा सीट है, फैजाबाद लोकसभा सीट में जो कम से कम जो 3 विधानसभा हैं वहां पर अयोध्या में राम मंदिर का बड़ा प्रभाव है। ठीक है, हमने इससे पहले हमने देखा कि हो सकता है कि इस बार जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, हो सकता था कि राम मंदिर का प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बात ग्राउंड पर में देखने को मिली कि राम मंदिर का ज्यादा प्रभाव नहीं है लोगों में। जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या और आसपास के विधानसभाओं में, फैजाबाद लोकसभा पे ही जो है वो उसके बाहर नहीं है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। और इसके अलावा लेकिन जो वहां पर जो जनता है वो साफ तौर पर भाजपा की ओर जो है वो ज्यादा लेकिन क्या आपने बातचीत करते हैं, आपने दलित वोटों की बात की, लेकिन अगर गैर जाटव दलित की बात की जाए वहां आपको क्या दिखा है? देखिए, वहां पर भी थोड़ा सा समीकरण ऐसा था कि ऊपर नीचे था। कुछ कुछ जगह पर कहीं कहीं मतलब ऐसे गांव थे जहां पूरी तरह से विरोध चल रहा था भाजपा का, लेकिन कहीं कहीं गांव ऐसे भी थे जहां पर जो है वो समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाता नजर आ रहा था। लेकिन जैसा कि आपने बताया फैजाबाद, तो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हम जब घूम रहे थे तो फैजाबाद लोकसभा के जो दलित हैं वो कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ जो है, राशन बड़ा लग रहा है। राशन, देखिए राशन का फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। राशन जो है, अगर आप जैसे शहर में गए तो राशन की कुछ खास चर्चा नहीं है। आप शहर से थोड़े से नीचे तबके में और गए, जैसे आप कैसे ब्लॉक में, कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आप एकदम देहात में जाकर, वो भी एकदम महिलाओं से अगर बातचीत करेंगे तो उनको थोड़ा बहुत राशन का इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन ये जितना चर्चा है उतना राशन का इफेक्ट है, या फिर लोग जाति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राशन उनके लिए सेकेंडरी चीज है? देखिए, सही बिल्कुल, मतलब एग्जैक्टली ये चीज ये है कि जातिवाद जो है राजनीति उत्तर प्रदेश में सबसे प्रबल है, सबसे ऊपर है, आज के दौर में भी सबसे ऊपर है। आप अगर जाएंगे फील्ड में, आप लोगों से बातचीत करेंगे तो जो समुदाय है वो ऑलरेडी उनका मतलब माइंड सेट है,
कि हाँ भाई, कि अगर मान लीजिए मेरे समुदाय का है, मेरे समुदाय का अगर कोई कैंडिडेट होता है तो मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन अब आपने बात नहीं, की मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं यही कह रहा हूँ, जैसे कि जो कैंडिडेट्स हैं, मैं कानपुर का जिक्र कर लेता हूँ, इसमें आप कानपुर भी गए, कांग्रेस से एक जो प्रत्याशी हैं वो आलोक ब्राह्मण मिश्रा। आलोक मिश्रा हैं, उसकी तरफ दूसरी तरफ जो है अवस्थी जी हैं। क्या वहां पर ब्राह्मण जो है वो बीजेपी का साथ छोड़कर, जो कि बीजेपी का कोर वोटर है बहुत सारे, जो क्या वो शिफ्ट हो रहा है? मैं बलिया का भी जिक्र करता हूँ, आप बलिया भी गए थे पूर्वांचल में, क्या ब्राह्मण जो है जहां पर प्रत्याशी है वहां पर सपा या गठबंधन के साथ ज्यादा जा रहा है, और ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां कांग्रेस है वहां ज्यादा जा रहा है, सपा है वहां कम जा रहा है, या वो सिर्फ जाति के नाम पर जा रहा है? कानपुर लोकसभा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। कानपुरिया वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और यहाँ पर लोकसभा में ये कि एक तो कानपुर लोकसभा बहुत छोटी सी है जी। इस लोकसभा क्षेत्र में जो ब्राह्मण हैं वो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ थे, कांग्रेस की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है। नहीं, उनकी तरफ चर्चा नहीं थी। ज्यादा जो चर्चा जो है यहाँ की थी अवस्थी जी को लेकर, उन लोगों के माइंड में ये सेटअप था कि भाई अवस्थी जी बाहर के हैं, उनको जो है मतलब इस पॉलिटिक्स का ज्यादा वो अनुभव जैसा नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो पत्रकार थे इससे पहले, वो अभी आए हैं। हालांकि अवस्थी जी ने भी अपनी तरफ से हमें यूपी तक को जो है इंटरव्यू में बकायदा बताया था कि उनका जो घर है वो कानपुर में है, बेटे ने पढ़ाई कानपुर से की है, तो वो भी अपनी तरफ से जो है वो चीज़ें फैक्ट्स क्लियर कर रहे थे जो उन पर आरोप लग रहे थे। लेकिन हाँ, साफ तौर पर जो हमने देखा कि वहाँ पर जो व्यापारी थे और जो ब्राह्मण थे, व्यापारियों का भी साफ तौर पर थोड़ा सा जो है मोटिव कांग्रेस की तरफ ज़्यादा चर्चा थी। और ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में भी तो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कानपुर की सीट फंसी हुई है। हाँ, कानपुर की सीट फंसी हुई है। मैं हम देख बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि अंडरडॉग सीट हो सकती है, जो अगर वो जीत जाए। अब अगर हम बात करें, जो सीटों की ही बात कर रहे थे, रायबरेली क्या लग रहा है? बहुत चर्चा है कि राहुल गांधी एक तरफा जीतेंगे। देखिए, राहुल गांधी के आने की वजह से, हालांकि गांधी परिवार का ये गढ़ ही रहा है, गांधी परिवार ही चलता रहा है, गांधी परिवार ने यहाँ पर काफी विकास कार्य किए। हम देखते हैं वहाँ पर चौराहे हो या फिर वहाँ पर जो है बड़े मतलब एक लंबी लेगेसी है, तो जो काम हुआ है उन्हीं के नाम पे हुआ है। बिल्कुल, तो जो वोट भी है ना, तो एक तरह से मुझे वहाँ देखने को मिला कि राहुल गांधी की तरफ ज्यादा है वो। अच्छा, तो जब हम ये बात और दिनेश जी को लेकर जो वहाँ के प्रत्याशी हाँ, भाजपा के, जी, उनको लेकर काफी नाराजगी भी हमने देखी रायबरेली। ये प्रत्याशियों की नाराजगी कितनी दिख रही है? मतलब नाराजगी बहुत तो चर्चा है, जैसे कि कौशाम्बी गए आप, वहां पर भी बड़ा समीकरण, विनोद सोनकर, राजा भैया, उसके बाद इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज 25 साल के हैं, और जिस तरीके से आखिरी दिन जो है राजा भैया आज की स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं, लेकिन जिस समय प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में चुनाव हो रहा था तब वो जो है अलग रुख में नजर आ रहे थे। क्या राजा भैया का असर था, और क्या प्रत्याशी की नाराजगी इतनी भारी है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं को एक तरफ नहीं कर पाए? क्योंकि राजा भैया ने को माना जा रहा है कि राजा भैया इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके कार्यकर्ता ये बात नहीं मानते कि नहीं, हमें विनोद सोनकर को वोट करना है। नहीं, दरअसल वहां पर कौशाम्बी में इसलिए भी ज्यादा विरोध देखने को मिला क्योंकि चुनाव जब शुरू भी नहीं हुआ था, जब प्रत्याशी अनाउंस हो गए थे, उस दौरान से जो है विरोध काफी हमने देखने को मिला था। काफी सारे वीडियो वायरल हुए थे, इसमें वो नगर या ब्लॉक के इलाके में जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो वहां लोग सीधे सवाल कर देते थे उनसे कि भैया 5 साल कहाँ थे आप। तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज ने पहले ही इस चीज को भांप लिया था, और जिस प्रकार से उन्होंने राजा भैया के घर पे जाके मुलाकात की, जो मुझे लगा, जो मैंने वहां ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, तो साफ तौर पर देखने को मिला कि इंद्रजीत सरोज का मुकदमा वापस लेना और उनसे जो है बातचीत करना बहुत अच्छे से, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजा भैया को इफेक्ट किया, और कहीं ना कहीं उनका जो ज्यादा प्रभाव है वो कौशाम्बी सीट में ज्यादा है, प्रतापगढ़ में कम है, क्योंकि दोनों उनकी विधानसभा कुंडा बाबागंज वहीं हाँ करेक्ट। लेकिन इस बार प्रतापगढ़ के जो मुसलमान हैं उन्होंने जो है वो बिल्कुल मन बना लिया समाजवादी पार्टी। अब यही ये बात जो मैंने आपसे पूछी अयोध्या के लिए, फैजाबाद के लिए, यही सवाल वो भी है कि क्या गैर जाटव दलित जो कि सरोज पासवान कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए, अगर हम बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को वो जो है एक तरफा जो है प्रबल रूप से सपोर्ट करते नजर आए थे। हमने लोगों से जो बातचीत की थी वो साफ तौर पे उन्होंने जो है मतलब इंद्रजीत सरोज क्योंकि बहुत लंबे टाइम से विधायक भी रहे हैं उस विधानसभा के, तो साफ तौर पे मंजनपुर, करेक्ट, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, मैं वही मंजनपुर चौराहे पर बैठकर, जो चौराहे बड़ा फेमस है, जहां पर काफी ज्यादा जो है राजनीतिक चर्चा होती है, मंजनपुर का चौराहा, वहां लोगों के साथ जो बातचीत मैंने की, तो उसमें साफ तौर पे जो है लोग ये कहते नजर आए कि जो इनका एक स्टेप है ये काफी अच्छा स्टेप है, और उनके लड़के को उठाना और यहाँ पर जो कौशाम्बी में जो उनका विरोध चल रहा है भाजपा के प्रत्याशी का, वो काफी ज्यादा इफेक्ट जो है करेगी। तो ये जब हमने बात की पासवान वोटों की, हमने बात की एक तरीके से यादव वोटों की भी बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि यादव वोट इस बार बहुत एकजुट है, आपको क्या उसमें दरार दिख रही है? मुझे इसमें दरार बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप नहीं देख पा रहे कि कहीं यादव अलग दिख रहे हैं? जो पिछली बार 2019 में हुआ कि इस बार वो खिला नहीं होगा, यानी कि यादव एकजुट है। हाँ, यादव एकजुट है।
मुस्लिम का भी एक तरह से क्या clear है। बसपा के जहां प्रत्याशी मुस्लिम है वहां पर मुसलमान बसपा के साथ जा रहे मुझे कहीं कहीं वो ट्रांसफर होता नजर आया सपा की ओर। हैं? यानी कि जहां जैसे प्रत्याशी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रतापगढ़ का, जी। तो प्रतापगढ़ में जो मुस्लिम समुदाय है, हम वहां पर जामा मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद है प्रतापगढ़ की, वहां पर ये कौसाम्बी नहीं है, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ लोकसभा जी। प्रतापगढ़ लोकसभा है। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां मस्जिद के आसपास हमने लोगों से बातचीत की। लोगों में पहले तो थोड़ा सा मीडिया को देख के डर रहता है कि भैया ये क्या पूछ दे क्या नहीं पूछ दे, लेकिन लोगों ने जब खुलकर बताना शुरू किया तो उनकी जो जमीनी समस्याएं थी, जैसे कि सांसद के पास जाकर वो कई बार शिकायतों को लेकर गए, लेकिन उनका सांसद साफ तौर पे कहना था कि जैसा उन्होंने दावा किया कि भैया मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा। तो तमाम चीज़ें ऐसी जो है उनकी नाराजगी साफ तौर पे नजर आई, और कहीं ना कहीं एक तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ वो जो है उनका रुख ज्यादा नजर आया। ज्यादा रुख कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर ज्यादा मुसलमानों की एक कह सकते हैं कि रुझान है, या कहिए कि एक फैन बेस है राहुल गांधी को लेकर है वो, या अखिलेश यादव बड़े लीडर हैं? इसकी चर्चा बहुत है सोशल मीडिया। देखिए मैं इसमें आपको बिल्कुल उसको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग इस बार उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक है, ये बहुत दिनों बाद हो रही है। बहुत दिनों बाद हो रही है। ये बड़ा मतलब हैरान करने वाला मामला था कि जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोग अपने आप जो है राहुल गांधी को और उनकी जो इस बार बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके भाषण है, उस भाषण को सुन रहे हैं बाकायदा गौर से, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग है। लेकिन जो बात आपने की एमवाई फैक्टर की, एमवाई फैक्टर जो है अखिलेश यादव का बहुत बड़ा फैन है। जो हमें साफ तौर पे जो ग्राउंड पर नजर आया वो यही नजर आया कि अखिलेश यादव के साथ जो 2019 और 2014 में खेल हुआ था, वो जो है इस बार हो सकता है कि ना हो। यानी कि उनका वोटर एक साथ दिख रहा है उस पे कोई चीज का अच्छा भीड़। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पर भाजपा बहुत प्रबल है, जहां भाजपा ने बिल्कुल पकड़ रखा है, तो ऐसी भी सीटें हैं। मतलब सीट वाइज सीट चुना है, लेकिन भीड़ बहुत आ रही है अखिलेश यादव की रैलियों में। आप आजमगढ़ में थे, मैं उसका जिक्र करूंगा, उससे पहले फूलपुर और इलाहाबाद से ये शुरू हुआ। फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली थी, दोनों लोग बोल नहीं पाए, इतनी भीड़ थी, बैरिकेडिंग टूट गई। उसके बाद इलाहाबाद में भी यही स्थिति हुई एक तरीके से। आप इलाहाबाद भी गए हैं, अगर आप मैं बात करूं, बिल्कुल भीड़ बहुत आ रही है। क्या भीड़ ये भीड़ क्यों है? क्या ये भीड़ सच में है या ऊपर से कैमरों से दिख रही है? आप भीड़ महसूस कर पा रहे हैं जमीन पे? देखिए भीड़ तो बहुत ज्यादा है, और भीड़ ऐसी है ना कि मतलब दूर दूर से लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं जनसभाओं में सुनने के लिए। साफ तौर पे बड़े बड़े पोस्टर अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के लगे होते हैं, और वहां पर नारेबाजी। तो भीड़ अखिलेश की है राहुल की है? अखिलेश की है। अगर आप यहाँ की बात करेंगे पूर्वांचल की तो वो अखिलेश की है। अगर आप बात करेंगे यादव बेल्ट की जो मध्य में है तो वो अखिलेश की है। साफ तौर पर रायबरेली में जैसे कि आपने बात की, या अमेठी की बात करते हैं जहां पर कांग्रेस का ऑलरेडी जो है गढ़ रहा है, वहां पर थोड़ा बहुत रहा, और थोड़ा बहुत प्रयागराज में भी हमें देखा कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी जो रेवती रमन सिंह के बेटे हैं वो पहले समाजवादी पार्टी के थे और वो अब कांग्रेस से एक वहां थोड़ा सा कांग्रेस के ज्यादा जो है वहां पर हमें भीड़ नजर आई, प्रयागराज में, रायबरेली और अमेठी में। और कहीं ना कहीं ये सीटें जो है ऐसी रही जहां पर राहुल गांधी के लिए ज्यादा लोग जो है नजर आए। वहां पर जैसे अब बात करें राहुल गांधी की, हम चर्चा कर ही रहे हैं, यहाँ पर मेरे को एकदम से याद आया वरुण गांधी। सुल्तानपुर में आखिरी चुनाव प्रचार के दिन जो वरुण गांधी पहुंचे थे निषाद वोटों को प्रभावित करने। तो वरुण गांधी सुल्तानपुर में इससे पहले सांसद थे 10 साल, लेकिन 5 साल थे, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं 2014-2019 थे। उससे पहले 2009 में जो है वो पीलीभीत से लड़े थे। फिर दोनों माँ बेटों ने अपनी सीट बदली, और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी कि उनकी माँ को चुनाव जीतने में बहुत दिक्कत हुई 2019। लेकिन आखिरी दिन जो है जो वरुण गांधी वहां पर पहुंचे, तो वरुण गांधी जहां पर थे, जहां सभा उन्होंने की, वहां सबसे पहले तो पीछे पोस्टर नहीं था, कोई पोस्टर नहीं, बीजेपी कोई पोस्टर, बिल्कुल कोई पोस्टर नहीं, बीजेपी का नाम ही नहीं था, झंडा भी नहीं था। ये बड़ी चीज हमने देखने को मिली, वहां पर कुछ नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकर्ता जरूर बैठे थे भाजपा के स्वागत करने के लिए, लेकिन साफ तौर पे कोई पोस्टर नहीं था पीछे। और वरुण गांधी के आने के बाद से एकदम से वहां पर थोड़ा सा सीट बूम हुई लोगों के बीच। लोग में मतलब अपने पुराने सांसद को याद करने का एक जो होता है ना, वो याद करते हुए पहुंचे। आपने सुल्तानपुर का जिक्र किया, वरुण गांधी की बात की, बड़े सारे लोगों ने दल बदला, जैसे कि धनंजय सिंह चले गए, आप नारद राय को भी देख रहे हैं, अभी आयन वक्त में उन्होंने पाला पलटा, वहां पर सोनू सिंह, ये जो लोग दल बदले, इनका कोई असर दिख रहा है? देखिए अगर मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट ग्राउंड से बताऊं ना, तो सोनू सिंह दल बदला, कोई कुछ खास इंपैक्ट नहीं है इसका। नारद राय ने बदला, बिल्कुल कोई खास इंपैक्ट नहीं है, नारद राय का भी कोई इंपैक्ट, यानी जो वोटर बीजेपी का है वही उनके साथ। एग्जैक्टली, मतलब इतना धनंजय सिंह का,
धनंजय सिंह का थोड़ा बहुत जो है असर है, थोड़ा बहुत। और राजा भैया का? राजा भैया का साफ तौर पे, अगर राजा भैया ने तो यहाँ पर पहले अपने समर्थकों को कहा कि भैया एक काम करिए कि जहां मन करे वहां वोट डाल दीजिए, लेकिन जस्ट उसके अगले दिन मैं उनके घर के बाहर से निकल रहा था राजा भैया के, और थोड़ी ही दूर पे जो है उनके कार्यकर्ता जो है पुष्पेंद्र सरोज का जो है सबसे पहले स्वागत गौरव कर रहे ने थे। वो ब्रेक दिया था। मैंने ही ब्रेक किया था, जिसके बाद से तमाम जो है लोगों ने उसको ट्रैक किया। तो मैंने सबसे पहले, और हैरानी की बात ये थी कि राजा भैया के जस्ट बगल में, जस्ट घर के बगल में जो है वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तो ये चीज मेरे को बड़ी हैरान करने वाली लिखी, और साफ तौर पे जो कहा जा रहा था कि एक मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो मैसेज कहीं ना कहीं मुझे साफ नजर वो आ रहा चुनाव था। के दिन भी वो और कहते राजा नजर भैया आए का जो कि आपने जहां मैसेज देना मैंने दे दिया। हाँ, जो इम्पैक्ट आपने बोला राजा भैया का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन 2 विधानसभा में पड़ेगा, यानी कि कौशाम्बी कुंडा लोकसभा और बाबागंज। कौशाम्बी में राजा भैया का, सोनू सिंह का कोई प्रभाव नहीं, नारद राय का कोई प्रभाव नहीं, धनंजय सिंह का थोड़ा प्रभाव, जो बीजेपी का वोटर टूट रहा था बीजेपी से, उसको शायद उन्होंने जोड़ने का काम किया है। श्रीकला उसका ज्यादा वो मेन वो है, क्योंकि श्रीकला जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही थी, हमने देखा, हमने श्रीकला जी से बात की, और श्रीकला जी साफ तौर पर काफी ज्यादा जो है वहां पर मतलब पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा, मतलब आप सोचिए कि थोड़े ही दिन का जो प्रचार था, उन थोड़े ही दिन में जौनपुर में माहौल बन गया था। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है श्रीकला का भी पड़ेगा। जब जौनपुर की बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है जौनपुर में क्या माहौल? जौनपुर में थोड़ा सा मामला मुझे डाइसी, मतलब टक्कर ज्यादा, मतलब 60% मैं बोलूंगा कि भाजपा की तरफ से रहेगा, क्योंकि धनंजय सिंह के आने की वजह से 40% में कहूंगा। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जहां पर सवर्ण, कथित सवर्ण वोटर, जो जिसे सामान्य भाषा में लोग अपर कास्ट कहते हैं, हालांकि कोई अपर लोअर होता नहीं है, जो कथित सामान्य जातियां हैं, वो उनके एक तरफ आने से क्या कोई पोलराइजेशन हो रहा है? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि कुर्मी, पाल, मौर्य, ये वोट बीजेपी से खिसक कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, जो 2019 में था, जैसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, या वो अभी भी बीजेपी के साथ है? देखिए, ये मुझे थोड़ा सा इम्पैक्टफुल ना मिर्जापुर में लगा। मिर्जापुर में जो मेरी कवरेज थी, मिर्जापुर के दौरान मैंने देखा कि जिस प्रकार से ये तमाम जो समुदाय है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो इस तरह के जो बिरादरी हो, जो आदिवासी वाले उसमें आते हैं, तो साफ तौर पे वहां थोड़ा बहुत मुझे नाराजगी नजर आई। उनका कारण ये था, तो क्या वोट में शिफ्ट हो रहे हैं? बिल्कुल। क्या वो गठबंधन के साथ जा रहे हैं? हाँ, गठबंधन के साथ जा रहा है इस बार। लेकिन यहाँ पर एक और खेल है, बसपा भी यहाँ मजबूत है। बसपा के भी वहाँ मतलब वो प्रत्याशी बोल रहा हूँ, बसपा के भी वहाँ समर्थक नजर आए मुझे, समर्थन करते। महिलाएं ज्यादा हैं, मतलब अगर आप आदिवासियों में, जो मिर्जापुर के आदिवासी जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, दूर दराज में, जहाँ ज्यादा खेती नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है, वहां पर महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं मायावती के नाम ये तो बात आदिवासी की मैं जो बात कर रहा हूँ, कुर्मी वोटर की, या कुर्मी की आपने बात की। हाँ। तो यहाँ पर उनका जो है थोड़ा बहुत मुझे मिर्जापुर में इफेक्ट नजर आया, लेकिन बाकी जगह पर मुझे लगा कि वो भाजपा की तरफ मतलब रुख करेगा, ऐसा आपको लग रहा है? अच्छा, अब अगर मैं कन्नौज की बात करूँ तो क्या पाल वोटर वहाँ पर अखिलेश के साथ है? पाल वोटर की आप बात करेंगे तो कन्नौज में थोड़ा सा सीन ना थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है कन्नौज में। पाल में ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने मतलब लोगों के साथ जब बैठकर चौपालें की, या चौपाल से पहले जब हम बातचीत नॉर्मली जब करते हैं उनसे, तो उनसे जैसे ऑफ कैमरा पूछते हैं कि क्या चाचा, क्या हाल चाल है, क्या लग रहा है आपको, क्या चुनाव का जो है रुख नज़र आ रहा है आपको, तो उस समय जो है चाचा लोग जब बतियाना शुरू करते हैं तो बिरादरी वाइज सबसे पहले बातचीत होती है कि बिरादरी में इस बात को लेकर नाराजगी हो गई, फलाना नेता ने फलाने टाइम पे जो है बयान दिया था, फलाने नेता ने फलाने टाइम पे गालियां दे दी थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो याद आती हैं, और पूरे 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो लेकर चाचा लोग बैठते हैं। तो यानी कि कैमरे के आगे की जो बातचीत है वो अलग है, कैमरे के पीछे की बातचीत अलग है। जो लोग कह रहे हैं कि वोटर साइलेंट है, तो वो साइलेंट वोटर किधर रुक कर रहा है? बिल्कुल साइलेंट भी है, और साइलेंट वोटर जो है वो कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। मतलब कहीं कहीं साइलेंट वोटर्स ऐसा है जहां पर, जैसा आपको लग रहा है कि जहां पर भाजपा ज्यादा प्रबल लग रही है आपको, वहां साइलेंट वोटर्स ऐसे हैं कि उनके मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं वो। ओके, और ऐसा भी सीन नजर ऐसे इंडिया गठबंधन के साथ भी जहां वो प्रबल लगे, साइलेंट वोटर अलग तरफ। बिल्कुल, जैसे गांव देहात के क्षेत्र जो है इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो एक पॉइंट है। गांव देहात के क्षेत्र में संविधान का मुद्दा चल रहा है क्या? संविधान का मुद्दा जो है बहुत कम है, बहुत कम। मैं कहूंगा, मुझे जहां मैं लोगों के साथ जो मैं बातचीत कर रहा था उस दौरान संविधान का मुद्दा मुझे कम नजर आया, रोजगार का मुद्दा ज्यादा है। युवा कैसा बिहेव कर रहा है? क्योंकि रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह के साथ खूब इलाहाबाद के लड़के नजर आ रहे हैं, हालांकि वो वोटर नहीं होंगे वहां के। युवा आपको कहां नजर आ रहा है? युवाओं में क्या नाराजगी है बीजेपी को लेकर? क्या अग्निवीर काम कर रहा है? क्या बेरोजगारी काम कर रही है? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, या हमारे यहाँ भी जो भी हम बातचीत, आपने भी जो बातचीत की, युवाओं में एक अलग किस्म की नाराजगी, अलग किस्म की बेचैनी दिख रही है। क्या युवा जो अभी तक मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मान रहा था,
क्या वो शिफ्ट कर रहा है क्योंकि उसको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए? क्या आरक्षण की बातें हो रही हैं जमीन पर? मैं इसके लिए ना 3 सीटों की बात करूंगा, 3 सीटों के एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। जी। तो प्रयागराज में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जिलों से आते हैं और अलग अलग स्टेट से भी पढ़ने आते हैं, जैसे बिहार के भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, मध्य प्रदेश के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स में नाराजगी वैकेंसीज को लेकर जरूर है। जो प्रभावित एक मैनिफेस्टो बना है कांग्रेस का, वो प्रभाव कर रहा है। लोग वहां पर, यानी कि जो युवा है वहां पर, यानी कि जो ये ऐड है कि 1 तारीख को पक्की नौकरी, उसका असर है। हाँ उसका असर है। बस्ते में मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं लोग वहाँ। मैंने वहाँ पर, जब मैं चौपाल कर रहा था तो आपने देखा होगा कि मैंने कैमरे से बकायदा उनके बैग से निकलवाया कि अच्छा ये मैनिफेस्टो लेके घूम रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैनिफेस्टो क्यों लेके घूम रहे हैं। तो वो एक मुझे नजर दिखा। बात करें गहमर की, गाजीपुर, गहमर जो है सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से बड़ा गाँव है और इसके अलावा जो है वहाँ पर 15,000 से ज्यादा लोग जो है अभी भी सैन्य सेवाएं दे रहे हैं। जहां पर एक आप कहिए कि भारतीय सेना को सेवा देने की लंबे समय से परंपरा रही है। करेक्ट। तो लेकिन वहां पर अग्निवीर का बहुत विरोध है। जो अग्निवीर से पहले वहां पर अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से मतलब 1,000-1,500 के बैच में ट्रेनिंग करते थे, बकायदा एक्सरसाइज करते थे भर्ती के लिए, उनमें बहुत भारी मात्रा में कमी आ गई है। हमें सिर्फ वहां 7-8 लोग दिख रहे थे, जहां पर पहले 15,000 माफ कीजिए 1,500 2,000 वहां पर सिर्फ 4-5 लोग जो है शाम को मुझे वहां पर अभ्यास करते नजर आए, जिनसे मैंने बातचीत की। और तीसरा उदाहरण मैं जैसे आपको देने वाला था, एक तो प्रयागराज और एक यहाँ पर गाजीपुर, और एक इसके अलावा एक और जो मैंने कवरेज की, मैं युवाओं की आपको बता रहा था, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया लगता है। हाँ, घटना क्या है? घटना क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं में ना एक ये मतलब समझने वाली बात है कि युवा इस बार BHU की बात कर रहा था, बनारस की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा थी और यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला, BHU में एक अलग ही मामला चल रहा है। BHU में बेड को लेकर जो वहाँ डॉक्टर साहब एक बैठे हैं, उनका थोड़ा सा इफेक्ट है, क्योंकि उनकी हालांकि वो तो एक BHU की बेड की इफेक्ट है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि यूथ जो है वो नाराज दिख रहा है। BHU में जो है, जो BHU के आसपास के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें नाराजगी है। और सोशल मीडिया का कितना असर दिख रहा है? सोशल मीडिया पर मैं आपको पहले बता दूं, कैमरे पर या जो सोशल मीडिया पर, कह रहा हूं कि जैसे ध्रुव राठी के वीडियो आए, अच्छा लोग रील वायरल कर रहे हैं, जैसे अब हर आदमी तो यही कर रहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये नहीं करना है। ध्रुव राठी इस बात को लेकर खुश हो जाएंगे बहुत। गांव देहात में काफी उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं। क्या गांव देहात में ध्रुव राठी देखे जा रहे हैं? और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ध्रुव राठी अगर हम बात करें एक किस्म से यूट्यूबर है, एलीट यूट्यूबर हैं, भारत में नहीं रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद अगर गांव में देखें, इंपैक्ट है, लोग बच्चे बात कर रहे हैं, यूथ बात कर रहे हैं, यूथ उनकी बात करता है। ध्रुव राठी की बात जो है यूथ ज्यादा कर रहा है। ग्रामीण में चाचा और ताऊ लोग नहीं ज्यादा बातचीत करते हैं ध्रुव राठी की बात जो है और युवा कर रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात होती है, जो बीजेपी की अपनी एक मशीन, वो भी इसका एक अलग वो चल रहा है, इसका भी एक अलग जोन है। अगर आप देखें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो चीजें हैं ना, जैसे वायरल वीडियो हो गए, वीडियो में जो है ऑडियो क्लिप चेंज करके चला देना, डीप फेक और शेयर कर देना उसको, तो वो भी जो है उन शेयर से। लेकिन आपको लग रहा है कि जो अभी तक ये दिख रहा था कि सिर्फ बीजेपी ही चीजों को वायरल करा रही थी, जैसे कि आलू डालिए इधर से, सोना निकालिए इधर से, वो वीडियो अगर आप देखेंगे उसके पूरे वीडियो का मायने अलग है। तो ऐसे वीडियो क्या इस बार विपक्षियों ने भी पकड़ा है? क्या उन्होंने भी टारगेट किया है? बिल्कुल, देखिए विपक्षियों को ना ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर भी इतनी ज्यादा जोरों से चर्चा है। फॉर एग्जाम्पल मंगलसूत्र वाला बयान, तो ये उल्टा पड़ रहा है। ये उल्टा पड़ रहा है। मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर जनता जो है साफ तौर पर मुखर है, वो कह रही है कि हमें पता नहीं है क्या कि बात क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरह से जो है चर्चा में सामने नजर आई। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि जिस प्रकार से, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि 2014-2019 मैं मानता हूँ कि काफ़ी लहर थी और लहर में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रबल रूप से बीजेपी नजर आ रही थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है जहाँ तो जो हम जिन क्षेत्रों में गए तो भाजपा को जरूर इस बार सीटें मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन 2019 रिपीट नहीं हो रहा। 2019 रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल। तो गौरव का मानना यह है, सोशल मीडिया से इतर, आपके तमाम जो विश्लेषक बता रहे हैं बंद एसी कमरों से इतर, उत्तर प्रदेश में जहां पर 42, 47, 48, 50 डिग्री तक का तापमान रहा, और हमने वो भी स्थिति देखी जब गौरव लाइव कर रहे थे और कैमरा हीट हो गया, 10 मिनट मोबाइल हीट हो गया 10 मिनट में, और हम लाइव नहीं कर पाए। उस गर्मी में फील्ड पर जो माहौल है, यानी कि जमीन पर जो माहौल है, वो ये कि बीजेपी अभी की स्थिति में 2019 रिपीट करती नजर नहीं आ रही है। सीटें कितने कम होंगी ये शायद 4 जून को ज्यादा पता चले। माहौल एक विरोध में बीजेपी के रहा है।